तो चलिए रुख अब करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। बजरंग दल विवाद पर सीएम धामी का बयान सामने आया। विपक्ष हिंदू धर्म का अपमान कर रही है, कांग्रेस कर रही है बजरंग बली के नारे का विरोध। ये बयान दिया है सीएम धामी ने। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। बजरंग दल विवाद पर सीएम धामी का बयान आया सामने। विपक्ष हिंदू धर्म का अपमान कर रही है, कांग्रेस बजरंग बली के नारे का विरोध कर रही है। बजरंग दल विवाद पर सीएम धामी का यह बयान। उन्होंने जिस प्रकार से बजरंगबली का बहिष्कार और विरोध की बात करी थी, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनकी जो तुष्टीकरण की नीति है, एक वर्ग विशेष का वोट लेने की, जो हमेशा से कांग्रेस ने किया है देश की आज़ादी के बाद से, वो काम उन्होंने शुरू किया था। और मोदी जी का नेतृत्व ऐसा है कि उनके नेतृत्व में कोई मंदिर जाने के लिए बाध्य हो रहा है जो कभी मंदिर नहीं जाते थे, कोई गंगा जी में जाने के लिए बाध्य हो रहा है, कोई धार्मिक स्थलों की बात कर रहा है। और वहीं कांग्रेस भी आज जो है केवल और केवल दिखावे के लिए और मोदी जी के कारण से उनको भी हनुमान चालीसा करने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। वहीं उत्तराखंड के चमोली में लैंडस्लाइड। बड़ी खबर, चमोली में हाईवे पर पत्थरों की बारिश हुई। पहाड़ पर एक बड़ा नुकसान, पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया। हाईवे पर लगा 20 किलोमीटर का लंबा जाम। रास्ते में करीब 10,000 से ज्यादा यात्री फंसे हैं। बद्रीनाथ धाम यात्रा को रोका गया है फिलहाल, लेकिन अभी हालात कैसे हैं ये भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि लैंडस्लाइड से बद्रीनाथ हाईवे ठप है। यात्री वहां पर फंसे हुए हैं। 20 किलोमीटर का लंबा जाम है। इतनी आसानी से लोग अब वहां से नहीं गुजर सकते हैं, क्योंकि लैंडस्लाइड जिस तरह से हुई, देखिए अचानक किस तरह से भरभरा कर पहाड़ी से मलबा ये गिरा। उसके बाद रास्ते वहां पर अवरुद्ध हो गए। वीडियो जो सामने आया वो वीडियो भी काफी डरावना और भयावह दिखाई देता है। तो सहयोगी संजय पुंडीर लाइव जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। संजय, फिलहाल ताजा अपडेट क्या है? क्या यात्रा एक बार फिर वहां से शुरू हो पाई है? देखिए सर, उत्तराखंड में बार बार मौसम खराब होने से जो चारधाम यात्रा है वो पूरी तरह प्रभावित हो रही है, क्योंकि कल देर शाम से ही जो पहाड़ी के बड़े हिस्से हैं वो टूट टूट कर रास्ते पर आ रहे हैं। यानी जो बद्रीनाथ हाईवे है वहां पर लगातार मलबा आ रहा है। ये भी कहा जा सकता है कि जो यात्री है वो पूरी तरह फंसे हुए हैं। कई किलोमीटर का लंबा जाम है। हालांकि इसी को देखते हुए जो जिला प्रशासन की टीम है, आपदा राहत की जो टीम है, वो लगातार मौके से मलबा उठाने का काम कर रही है। साथ ही साथ यात्रियों से भी अपील की जा रही है कि जब इस तरह का मलबा आता है, इस तरह का रोड बंद हो जाता है, तो आप सुरक्षित स्थान पर रुक जाए। यानी हम अपने दर्शकों से भी यही कहेंगे कि चारधाम यात्रा करने जरूर आए, लेकिन जब मौसम खराब हो जाता है, पहाड़ों में लगातार लैंड स्लाइडिंग होती है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सुरक्षित स्थान पर रुक जाए। सागर, लेकिन क्या कोई नुकसान हुआ? क्या किसी के हताहत होने की खबर? देखिए, जिस तरह से जब वहां मलबा आया, एक कार सवार था, उसको थोड़ी बहुत चोट आई है। यानी वो थोड़ा बहुत चोटिल हुआ है। यानी कहा जा सकता है कि किसी बड़े हादसे की घटना यहाँ पर नहीं हुई है। इसी को देखते हुए तमाम जो राहत बचाव टीम है, स्वास्थ्य विभाग की टीम है, वो मौके पर पहुंच रही है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जिला प्रशासन की जो टीम है वो भी लगातार मलबा उठाने का काम कर रहे हैं, और यही उनका कहना है कि जल्द से जल्द यात्रा सुचारू रूप से चल जाएगी। सागर, चलिए लौट कर आऊंगा संजय, बने रहिएगा। वहीं एक और बड़ी खबर, केदारनाथ में तीर्थयात्रियों का हुजूम। मौसम खराब होने से यात्रा बार बार बाधित हो रही है। 8 मई तक सरकार ने पंजीकरण पर भी अब रोक लगा दी है। केदार घाटी में 4 दिनों तक खराब मौसम का पूर्वानुमान। मौसम अभी खराब बने रहेंगे। हालांकि कल के दिन बारिश और बर्फबारी रुकी तो थी, लेकिन मौसम विभाग के पूर्वानुमान ने लोगों की चिंताएं एक बार फिर से बढ़ा दी हैं। जो तमाम श्रद्धालुगण हैं जो चारधाम यात्रा के लिए निकले हुए हैं, उनको जगह जगह इसी तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सहयोगी हितेश लाइव जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। हितेश, चारधाम यात्रा में देखिए बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, क्योंकि लोगों को उम्मीद नहीं थी कि बारिश और बर्फबारी उन्हें इस महीने में देखने को मिलने वाली है, लेकिन एकदम उलट उसके। हितेश जी बिल्कुल, देखिए मौसम विभाग हो या फिर आपदा प्रबंधन, लगातार उन्होंने अपना अलर्ट जारी किया हुआ है और उनका जो पूर्वानुमान है वो वास्तव में सही साबित हो रहा है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से चारधाम यात्रा में भयंकर बर्फबारी देखने को मिल रही है, कभी बर्फबारी का माहौल है तो कभी बारिश का माहौल है तो कभी लैंडस्लाइड का माहौल है। क्योंकि जगह जगह जिस तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही, खुद डीजीपी अशोक कुमार
चारधाम यात्रा में जा रहे हैं और मौके का मुआयना कर रहे हैं, वो खुद दर्शकों से भी कह रहे हैं, खुद जो चारधाम के जो यात्री हैं वो जो आ रहे हैं, जो आने वाले हैं, जिन्होंने पंजीकरण करा दिया, उनको भी उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अभी यात्रा न करें, क्योंकि 8 तारीख तक पंजीकरण की जो व्यवस्था है वो रोक दी गई है। लिहाजा इसके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी आम जन से अपील की है कि समय रहते अभी न आए, क्योंकि लगातार जिस तरीके से चारधाम यात्रा में लगातार बर्फबारी हो रही है, लगातार जिस तरीके से मूसलाधार बारिश हो रही है, तो कहीं ना कहीं आशंका यही है कि कोई ऐसी हानि न हो, आम जन के साथ कोई इस तरह की हानि ना हो, जिससे प्रदेश सरकार को भी किसी दिक्कतों का सामना करना पड़े। लेकिन हितेश, जो यात्री फंस जा रहे हैं जहां पर बारिश बर्फबारी हो रही है, उनके लिए क्या कोई व्यवस्था की जा रही है क्या? देखिए, लगातार उत्तराखंड पुलिस की जो टीमें हैं, एसडीआरएफ की बात करें, एनडीआरएफ की बात करें, पीएससी की बात करें, उत्तराखंड पुलिस की बात करें, लगातार जो उत्तराखंड पुलिस है वो लगातार अपने कार्य में लगी हुई है। जगह जगह शिविर बना दिए गए हैं, लेकिन जो यात्री जबरन तरीके से आ रहे हैं, जो आदेशों के बावजूद, अपील के बावजूद जो चारधाम में आ रहे हैं, वो वास्तव में कहीं ना कहीं जो फंस रहे हैं, तो उनको निकालने के लिए भी लगातार प्रयास कर रहा है प्रशासन। ऐसे में लगातार जो शिविर है उनको वहां पर रोकने की व्यवस्था पुलिस द्वारा की गई है। लगातार जो अन्य जो समाजसेवी संगठन है वो भी वहां पर लगे हुए हैं और वहां पर कार्य कर रहे हैं। जी चलिए हितेश, बने रहिएगा, लौट कर आऊंगा। वही चारधाम यात्रा से जुड़ी एक और बड़ी खबर, बस ड्राइवरों को मिलेगा प्रोत्साहन राशि। ड्राइवरों को 350 रुपए मिलेगा प्रतिदिन। परिवहन निगम ने जारी किया आदेश, अब जरूरत के हिसाब से चलेंगी बसें। चारधाम यात्रा से जुड़ी ये बड़ी खबर है, बस ड्राइवरों के लिए, जिन्हें प्रोत्साहन राशि मिलेगी 350 रुपए प्रतिदिन। बस ड्राइवरों के चेहरे पर मुस्कान होगी इसके बाद। अब परिवहन निगम ने आदेश अब जारी किया है कि 350 रुपए हर ड्राइवरों को दिया जाए। जरूरत के हिसाब से बसें अब चलेंगी वहां पर, और प्रोत्साहन राशि भी साथ में दी जाएगी। सहयोगी हितेश लगातार अपडेट दे रहे हैं। हितेश, एक बस ड्राइवरों के लिए खुशखबरी है, प्रोत्साहन राशि के रूप में अगर वो 350 रुपए पाएंगे तो उनका भी हौसला बढ़ेगा। हितेश जी बिल्कुल, देखिए, चारधाम यात्रा में लगातार जो श्रद्धालु है देश दुनिया से उत्तराखंड का रुख कर रहा है, और ऐसे में लगातार चाहे उत्तराखंड पुलिस हो या फिर अन्य संगठन हो या फिर परिवहन की बात करें, क्योंकि परिवहन विभाग की एक मुख्य भूमिका इसमें रहती है, क्योंकि जो श्रद्धालु आते हैं वो सार्वजनिक रोडवेज बसों के माध्यम से चारधाम यात्रा में भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं। और यही वजह है कि परिवहन विभाग के जो वरिष्ठ अधिकारी है दीपक जैन, उन्होंने परिवहन के जो बसों के जो संचालक परिचालक है उनको 350 रुपए अति प्रोत्साहन राशि देने की जो बात की है, तो वास्तव में कहीं ना कहीं लगातार यहाँ पर जिस तरीके से जो बसें हैं अतिरिक्त सेवा जो यहाँ पर देगा उनको 350 रुपए की राशि दी जाएगी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से परिवहन विभाग ने पहले भी कहा था कि चारधाम यात्रा में अगर जरूरत पड़ी तो अतिरिक्त रूप से परिवहन विभाग बसें लगाएगा। जी तो क्या यात्रियों को देखते हुए बसों की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है? और अगर हालात वहां पर खराब हैं, अगर कई जगहों पर देखिए जिस तरह से पहाड़ से चट्टानें गिर रही हैं, हो सकता है बसों की संख्या कम भी की जा सके? जी बिल्कुल, देखिए, चट्टान गिरना, भूस्खलन होना, बरसात होना या फिर बर्फबारी होना, ये एक अलग चीज हो गई है, क्योंकि परिवहन विभाग लगातार इस चीज को लेकर भी बैठकें कर रहा है, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा इसमें ये आ जाता है, क्योंकि जैसे जैसे श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती है तो उसी हिसाब से जो यातायात की व्यवस्था है उसको परिवहन विभाग हमेशा देखता है। चारधाम यात्रा जब शुरू हो जाती है तो ऐसे में लगातार परिवहन विभाग के जो सचिव हो उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि अगर जरूरत पड़ी, अगर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती है और लगता है कि यहाँ पर बसें बढ़ानी चाहिए, तो वास्तव में परिवहन विभाग वहां पर रोडवेज बसें अतिरिक्त तौर पर बढ़ाएगा। जी चलिए, शुक्रिया हितेश पूरी जानकारी के लिए। वही उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार के तमाम अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए हैं कि सरकारी संपत्ति पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाया जाए। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद हरिद्वार जिला प्रशासन अवैध अतिक्रमण पर लगातार कार्रवाई कर रहा है। आज जिला प्रशासन ने उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की भूमि लालजीवाला में वन गुर्जरों के लिए किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाया। मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। ऐसे में हरिद्वार एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार का कहना है कि जिलाधिकारी और एसएसपी के निर्देश पर सरकारी भूमि पर जितने भी अवैध अतिक्रमण किए गए हैं उन्हें हटाने की कार्रवाई की जा रही है। अवैध अतिक्रमण को लेकर सीएम धामी इस समय पूरी तरह से सख्त हैं और उन अवैध अतिक्रमणों को कैसे हटाया जाए, बुलडोजर से देखिए किस तरह से हटाया जा रहा है।
ऐसे में कई ऐसे गरीब हैं, उनके भी देखिए आशियाने इस कार्रवाई में तो ढहेंगे, लेकिन उनके लिए व्यवस्था क्या होगी ये भी देखने वाली बात। ये सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश की जमीन है, इस पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर लिया था। जिला प्रशासन की हेल्प से हमने इसको अतिक्रमण करवाने की कार्रवाई करी। ये तो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं जैसे दिख रहा है बना के, ये मुझे तो वन गुजर ही लग रहे हैं जो जिस तरह के दिख रहा है लोग, लेकिन अतिक्रमण तो अतिक्रमण होता है किसी के लिए भी हो। एसएसपी साहब और डीएम साहब के निर्देशन में ये सारी कार्रवाई की जा रही है। डिपार्टमेंट द्वारा चिन्हीकरण भी किया जा रहा है। उसके बाद सभी लोगों के सहयोग से जितने भी सरकारी संपत्ति पे जितने भी अवैध अतिक्रमण हैं उनको हटाने की कवायद की जा रही है। जो थाने लेवल पे जो चिन्हीकरण किए गए हैं उनमें प्रायोरिटी बेस पे कि किसको कैसे हटाना है, और जो भी हटाया जा रहा है उसमें फोर्स की डिमांड करते हुए जो भी अतिक्रमण है उनको हटाने की कार्रवाई की जा रही है और ये लगातार जारी रहेगी। संजय पुंडीर लाइव जुड़े हुए हैं पूरी जानकारी के साथ। संजय, जिस तरह से अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई तो ये की जा रही है, लेकिन कई ऐसी झोपड़ियां देखिए जिसको बुलडोजर से गिराया जा रहा है, उनके लिए क्या व्यवस्था की जा रही है और इस अतिक्रमण को लेकर पूरी खबर। देखिए सागर, लगातार ही अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में 60% से ज्यादा हिस्सा जो है वो वनों से घिरा हुआ है। और लगातार हम देख रहे थे, बीते दिनों से शिकायत मिल रही थी कि वनों में लगातार अतिक्रमण किया जा रहा है। कई जगह तो धार्मिक स्थल के नाम पर भी अतिक्रमण किया जा रहा है। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों से एक सूची मांगी थी। सूची के बाद अब लगातार ही अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और जिस तरह से आप अभी जिक्र कर रहे थे कि जिन लोगों के आशियाने चले गए हैं उनका क्या होगा, यानी कहा जा सकता है कि उन लोगों को कई महीनों पहले से ही यहाँ पर नोटिस दिया गया था कि भाई ये सरकारी भूमि है, यहाँ से आप अपना अतिक्रमण हटा ले, अन्य जगह कहीं अपना रहने का स्थान बना ले। इसको लेकर भी लगातार चर्चा की जा रही है कि ऐसे लोगों का क्या होगा जो लगातार ही वनों में अपना डेरा डाले हुए थे। यानी कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरी तरह एक्शन मोड में है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बीते दिनों से लगातार ही ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। उसमें हरिद्वार का शहरी क्षेत्रों, ग्रामीण क्षेत्रों या वन क्षेत्रों, तमाम जगहों पर अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चलाया जा रहा है। सागर, कितने महीने पहले नोटिस इन्हें जारी की गई थी और क्या इन्हें वक्त मिला, और जब यह अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई तो उनका क्या कोई बयान सामने आया, क्या कुछ कहा उन्होंने? देखिए, समय समय पर लगातार ही ऐसे लोगों को नोटिस दिया जाता है जो सरकारी भूमि पर कब्जा किया हुए है। यानी उन्हें पहले बताया जाता है कि ये सरकारी भूमि है और यहाँ पे आपको अधिकार नहीं है अपने रहने का। उसी को लेकर तमाम इन लोगों का भी यही कहना है कि हमें कहीं ना कहीं रहने की जगह दी जाए। अब देखते हैं कि किस तरह से इन्हें जगह दी जाती है और किस तरह से इनके लिए आगे रहने की व्यवस्था की जाती है। सागर, चलिए, शुक्रिया संजय पूरी जानकारी के लिए। वहीं रुड़की में उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। हरीश रावत ने गन्ना खरीद मूल्य, चीनी मिल और बकाया और बेमौसम बारिश में बर्बाद हुए फसलों समेत कई मुद्दों पर सवाल उठाया। कहा कि सत्ता के दम पर पीड़ित को थाने में बंद तो करा सकते हैं, लेकिन जनता की आवाज को नहीं दबा सकते हैं। सुनिए आप भी क्या कुछ कहा हरीश रावत ने। कांग्रेस ने इस वर्ष 400 रुपया पर क्विंटल गन्ना खरीदने की मांग की और सरकार ने पिछले ही साल की घोषित 1 रुपया, जबकि हमारे राज्य में पहली निर्वाचित सरकार के समय से ये तय सिद्धांत था कि उत्तर प्रदेश के 1 रुपया पर क्विंटल अधिक किसान को। वहीं देहरादून में आगामी निकाय चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा खुद ऑनलाइन बैठकों से सभी जिले के अध्यक्ष और नगर अध्यक्ष से तैयारियों पर फीडबैक ले रहे हैं। वहीं कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि आगामी दिनों में कांग्रेस में बूथ कमेटी और न्याय पंचायत के स्तर पर बैठकें प्रस्तावित हैं, जिसमें पार्टी को आगामी चुनाव में किस रूप में कार्य करना है इस तरफ भी दिशा निर्देश दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में कांग्रेस चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेगी। देखिए, अभी तो अगली बैठक हमने उसकी तारीख तय नहीं की। जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक हमारी हरिद्वार में होगी। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों से माननीय अध्यक्ष जी ने सीधे बात की है और हर महीने जूम के माध्यम से ऑनलाइन अध्यक्ष जी बैठक करेंगे, नगर अध्यक्षों की और ब्लॉक अध्यक्षों की।
और इस समय भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके का तांडव इस प्रदेश में कर रखा है, उनके खिलाफ कांग्रेस बिल्कुल मुखर होकर सड़क तक आंदोलन करने के लिए तैयार है। कल ही आपने देखा होगा प्रेमचंद अग्रवाल जी के मामले में कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया और आज जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देकर उनके बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। वहीं लक्सर की बात अब कर लेते हैं, जहां पर एसडीएम गोपाल राम बिनवाल और पालिका चेयरमैन ने केशवनगर में 30 लाख रुपए की लागत से पेयजल पाइपलाइन बिछाने के कार्य का शुभारंभ किया है। लक्सर के कई मोहल्लों कॉलोनियों में बिजली पानी की सुविधाएं नहीं है, जिसके बाद लोगों ने सभासद विकास खटाड़ा को पत्र देकर कॉलोनी में पेयजल पाइपलाइन बिछाए जाने की मांग की थी। ये प्रस्ताव पास हो गया। अधिशासी अधिकारी चंद्रशेखर शर्मा ने संयुक्त रूप से पाइपलाइन बिछाने के कार्य का शुभारंभ किया और कहा कि ठेकेदार की तरफ से 45 दिनों में काम को पूरा किया जाएगा। वित्त आयोग के जो हमारी धनराशि है, उससे हमने बहुत लोगों की डिमांड की, 11 नंबर वार्ड लोगों की बड़ी डिमांड थी पानी की, क्योंकि हमारे पास एक जो पानी की पाइपलाइन कुछ तक जगह जगह नहीं थी। तो इस बार हमने एसडीएम आवास से शुरू करके अपनी जो सीमा है नगर पालिका की, वहाँ तक आज हमने 25 लाख समथिंग का ये हमारा आज शुरुआत हुई है पाइपलाइन की। और मैं चाहता हूँ कि पूरे ही नगर में, वैसे तो हमने काफ़ी लाइनें डाल दी पानी की, पर जो और बची हैं और भी दूसरा हम टेंडर लगाने जा रहे हैं, उसकी भी हम शुरुआत जल्दी ही करेंगे। और मैं समझता हूँ कि पूरे नगर को हम अच्छा और पर्याप्त जल की सुविधा देंगे। नंबर 11 हमारा एक ऐसा वार्ड है जहाँ काफ़ी वाटर सप्लाई की समस्या है। कई क्षेत्रों में पाइपलाइन नहीं है, कई घरों में कनेक्शन नहीं है। उसी के दृष्टिगत इसको चुना गया और इसमें कुल 24,55,686 रुपये की लागत से 2396 मीटर की पाइपलाइन जो है नगर पालिका द्वारा 15 वित्त आयोग की टाइड ग्रांट मद के अंतर्गत ये कार्य हम कराया जा रहा है, जिसकी समय सीमा है कुल 45 दिन, जिसके अंदर हमें कार्य पूर्ण करना है। और इसमें विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जल संस्थान और उनके एक्शन साहब का, जो हमें इसमें तकनीकी सहयोग प्रदान कर रहे हैं। वार्ड नंबर 11 जिसमें मेरा आवास भी स्थित है, इस क्षेत्र में 15वें वित्त आयोग की धनराशि से जो लगभग 25 लाख का एक एस्टिमेट है, उससे वार्ड नंबर 11 में 2396 मीटर की एक पाइपलाइन हर घर जल उपलब्ध कराने के लिए बिछाई जा रही है। तो ये बहुत ही सराहनीय कार्य है और निश्चित रूप से इस क्षेत्र के वार्ड नंबर 11 के सभी लोगों को इसका लाभ मिलेगा। और कई बार लोग मांग भी कर रहे थे कि यहाँ पर पानी की थोड़ी दिक्कत है, तो उस समस्या का निदान होगा। इसके लिए पुनः ईओ साहब और हमारे अध्यक्ष साहब को बहुत बहुत बधाई। वहीं लक्सर खबर, जहां पर सिविल बार एसोसिएशन की तरफ से नवनियुक्त न्यायाधीश का स्वागत किया गया और कार्यभार वहां पर ग्रहण करते ही बधाइयां दी गई। न्यायाधीश अरविंद त्रिपाठी का स्वागत वहां पर किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत अध्यक्ष आनंद उपाध्यक्ष ने की। उन्होंने बताया कि एडीजे राज को पदोन्नति करते हुए उनका स्थानांतरण किया गया है। का स्वागत कार्यक्रम था, क्योंकि कई दिन से बरसात हो रही थी, इसलिए स्वागत नहीं कर पाए थे। आज उनका स्वागत किया गया और सभी को ये कहा गया कि जो हमारे न्याय अधिकारी हैं उनका आप सम्मान करें और न्याय दिलाने में जो क्षेत्र की जनता है, सब अधिवक्ता उनका सहयोग करें और जो अच्छा न्याय है वो हमारे एडीजे साहब और सभी अधिकारी देंगे सभी को। हमारे नए एडीजे महोदय आए हैं, हम लोगों ने परिपाटी के अनुसार उनका आगमन पर उनका स्वागत किया है, क्योंकि हमारे यहाँ एक परंपरा है, जो जिनका ट्रांसफ़र होता है उनकी विदाई समारोह होता है और जो आते हैं उनका स्वागत समारोह होता है। तो हमारे एडीजे महोदय आए हैं, हमने उनका स्वागत किया है और उनसे एक न्याय को, एक अच्छा न्याय की हम उम्मीद करते हैं और सभी लोग उनका अधिवक्तागण भी एक तत्पर रहेंगे वादकारी को न्याय दिलाने के लिए और हम उनसे न्याय की उम्मीद करेंगे। रुड़की के ढंडड़ी गांव में अचानक वहां पर मगरमच्छ के आने से गांव वालों में दहशत फैल गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर उसे सुरक्षित जगह छोड़ दिया। इस दौरान वन विभाग के दरोगा ने बताया कि मगरमच्छ को गांव के बाहर ले जाकर गंगा नदी में छोड़ दिया गया। चलिए इसी के साथ देवभूमि समाचार में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।